गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। रिवाइज कर ले कल वाला, क्या पढ़ा था? सेल्स के बारे में पढ़ लिया था। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट और एनिमल। प्लांट सेल की बात करते हैं। प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। प्लांट्स में किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। एल्गी में किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के साथ साथ हेमिसेल्यूलोज और गैलेक्टेंस, मैनोज, कैल्शियम कार्बोनेट, ये किस में पाए जाते हैं? एल्गी में पाए जाते हैं। और फंजाई जो है उसमें सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। और डायटम्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट है डायटम्स। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है उनमें क्या पाया जाता है? सिलिका पाई जाती है। सेल वॉल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके 4 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर कौन सा होता है? मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला किसके द्वारा बनाया जाता है? डिक्टियोसोम के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है? डिक्टियोसोम के द्वारा बनाया जाता है। और किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ होता है। दूसरा दूसरा स्तर कौन सा है? प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल किसकी बनी हुई होती है? हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। और मेरिस्टेमिक जो सेल्स होती है उनमें कौन सा स्तर पाया जाता है? प्राइमरी वॉल पाई जाती है। सेकेंडरी वॉल जो है वो मेरिस्टेमिक टिश्यू या विभज्य ऊतक की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। फिर आ जाता है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज की बनी हुई होती है, लेकिन इसके ऊपर किसका जमाव हो जाता है? लिग्निन का जमाव हो जाता है। किसका जमाव हो जाता है? लिग्निन का। और लास्ट आ जाता है टर्सरी। टर्सरी में किसका जमाव हो जाता है? जाइलेन का जमाव हो जाता है। सेल वॉल का कार्य क्या है? शेप और साइज को बनाए रखना, और दूसरा सुरक्षा करना। आइडेंटिफिकेशन सेल वॉल नहीं करती है। आइडेंटिफिकेशन कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। फिर आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की? सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्लोव ने। किसने की थी? प्लोव ने की थी। और क्रेमर और नागेली ने क्या नाम दिया था? प्लाज्मा लेमा। क्या नाम दिया था? प्लाज्मा लेमा नाम दिया था। कोशिका झिल्ली बनी हुई किसकी होती है? लिपोप्रोटीन की। किसकी बनी हुई होती है? लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, जिसमें एक लिपिड की लेयर होती है और लिपिड में 2 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर। किसके बने हुए होते हैं? फोस्फोलिपिड के। फोस्फोलिपिड की संरचना जब हम देखते हैं तो इसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है शीर्ष भाग और दूसरा होता है पूंछ भाग। शीर्ष भाग कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। और पूंछ भाग कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। शीर्ष भाग बाहर की ओर होता है और टेल पार्ट या पूंछ भाग होता है वो भीतर की ओर होता है। संरचना देखी थी। संरचना में अलग अलग मॉडल दिए गए थे। पहला मॉडल कौन सा दिया गया था? लिपिड मॉडल। किसने दिया था? ओवर्टन ने। किसने दिया था? ओवर्टन ने। दूसरा मॉडल कौन सा था? ट्राइलेमिलर या सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसने दिया था? डेनियली और डेवसन ने। किसने दिया था? डेनियली और डेवसन ने दिया था। और इन्होंने बताया कि बीच में होता है लिपिड। लिपिड की परत बीच में होती है और उसके दोनों ओर क्या होती है? प्रोटीन की परत पाई जाती है। फिर तीसरा मॉडल कौन सा था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। और इन्होंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रम होती है। इसमें से 45 एंगस्ट्रम मोटा तो द्विस्तरीय लिपिड परत होती है। लिपिड की कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर। एक परत हो गई और उसके दोनों ओर क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। और प्रोटीन जो है उसकी मोटाई कितनी होती है? 15 एंगस्ट्रम। ठीक। इसके बाद में लास्ट जो मॉडल था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मोजेक मॉडल, किसने दिया था? सेंगर और निकोलसन ने। किसने दिया था? सेंगर और निकोलसन ने दिया था। और ये जो मॉडल है वो सेल मेम्ब्रेन की पूरी विशेषताओं को बताता है। इसने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन पे लिपिड की लेयर पाई जाती है और इसमें ही क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है।
साथ में क्या जुड़े हुए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए होते हैं। तो 3 अणु इसमें पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, तीनों। लिपिड के रूप में फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड की 2 स्तर होते हैं, शीर्ष बाहर होता है और टेल कहां पर होगा, अंदर की ओर होता है। यानी हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है वो बाहर की ओर होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट कहां पर होता है, अंदर की ओर होता है। प्रोटीन 2 प्रकार की पाई जाती है, कौन कौन सी, समाकलित प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो होती है वो 30% होती है, बाहर जुड़ी हुई होती है, आसानी से इसको अलग किया जा सकता है। और ये एंजाइम मुख्यतः किसके रूप में होती है, एंजाइम के रूप में होती है। और दूसरी कौन सी प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन, 70% होती है, लिपिड जो परत होती है उसके अंदर धसी हुई होती है। ये वाहक का कार्य कर सकती है, ये एंजाइम का कार्य कर सकती है, या फिर ये रंध्र बनाने का कार्य भी कर सकती है। तो ये सारे काम कौन करती है, प्रोटीन करती है। इसके अलावा जो प्रोटीन है और लिपिड है, इनके अणु लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, जिसके कारण जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कैसी होती है, गतिशील होती है या डायनेमिक होती है। इसके बाद में हमने देखा था कार्य, झिल्ली के कार्य क्या क्या है, पहला शेप और साइज, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, कौन कौन सा, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पैसिव में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। और एनर्जी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एटीपी का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद में हमने देखा था कि कोशिका जो है वो 2 प्रकार के कार्य और करती है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है, कोशिका के द्वारा पदार्थों का बाहर निकालना, क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। और अंतर्ग्रहण करना क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस जो है वो 2 प्रकार का होता है, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, तरल पदार्थों का कोशिका के द्वारा अंतर्ग्रहण करना क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस। और ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण करना क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस कहलाता है। यही पढ़ा था, याद है। नेक्स्ट, हेडिंग लगाओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अंतः प्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खोज किसने की, पोर्टर ने। खोज किसने की, पोर्टर ने की। कोशिका द्रव्य में किसका जाल है, नलिकाओं का बना जाल। किस किस के मध्य, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली के मध्य। किस किस के मध्य होता है, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली के मध्य। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक जो है उसमें 2 आवरण जो है उसमें 2 झिल्लियां हैं, एक बाह्य झिल्ली और दूसरा आंतरिक झिल्ली। तो जो बाह्य झिल्ली है, इस बाह्य झिल्ली से ही जुड़ी हुई क्या होती है, ईआर होती है। और कहां तक होती है, तो सबसे बाहरी जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है वहां तक पाई जाती है। ऐसी कोई कोशिका है जिसके अंदर ईआर नहीं पाई जाती हो, है, आरबीसी में ईआर क्या होती है,
एब्सेंट, आरबीसी में नहीं पाई जाती। आरबीसी की संरचना पढ़ी होगी आपने, आरबीसी बाइकॉन्केव होती है, और आरबीसी का एक ही काम है सिर्फ, और वो काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन या गैसों का परिवहन करना। और उसके लिए ना प्रोटीन की आवश्यकता है ना किसी और की आवश्यकता है, हीमोग्लोबिन बन गया और उसको किस में स्टोर कर लो? आरबीसी में स्टोर कर लो। आगे पढ़ेंगे कि आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक भी नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। केंद्र क्या करता है? उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है कोशिका में। अब इसमें कौन सी उपापचयी क्रियाएं हो रही है? कोई उपापचयी क्रिया नहीं हो रही है। सिर्फ ऑक्सीजन आई, फेफड़े है, फेफड़ों में आरबीसी पहुंची, ऑक्सीजन जो है वो अधिक आंशिक दाब से कहां आ गई? कम आंशिक दाब की तरफ आई, विसरण हुआ, विसरण के थ्रू हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, और जब वापस से दबाव कम होगा तो टूटकर अलग हो जाएगी। ठीक, तो आरबीसी में क्या होती है? एब्सेंट होती है। ईआर जो है वो दो प्रकार की होती है। यस, पहले संरचना देख लो इसके। संरचना, ईआर की संरचना में तीन स्ट्रक्चर दिखाई देती है। पहली सिस्टर्नी, दूसरी ट्यूब्यूल्स, और तीसरी वेसाइकल्स। सिस्टर्नी, नलिकाएं, और वेसिकल्स या आसे। ये तीन संरचनाएं दिखाई देती है। ये दोनों संरचनाएं एक ही है, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स एक ही है। एक कैसे है? सिस्टर्नी देखो, ये है सिस्टर्नी। कहीं पर साखित दिखाई दे रही है? नहीं दे रही। नलिकाकार संरचनाएं हैं, चपटी संरचनाएं हैं, लेकिन असाखित होती है। कैसी होती है? असाखित। लेकिन जो ट्यूब्यूल्स होती है, ऐसी हो जाएगी। ये क्या है? ये है सिस्टर्नी, ये है ट्यूब्यूल्स। दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि ये असाखित है और ये कैसी है? साखित है। और वेसाइकल्स, ये गोलाकार संरचना। ये क्या है? इनका निर्माण कैसे होता है? तो जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा लेमा है, ये प्लाज्मा लेमा ही किसका निर्माण करती है? ईआर का निर्माण करती है। का निर्माण करती है? ईआर का निर्माण करती है। फोस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, ये भी किसकी बनी हुई होगी? फोस्फोलिपिड की। बाहर प्लाज्मा लेमा है और अंदर क्या भरा हुआ है? पदार्थ भरा हुआ है। और जो भी अंदर पदार्थ भरा हुआ होता है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो बाहर झिल्ली है, अंदर मैट्रिक्स है। इसमें भी बाहर क्या है? झिल्ली है, अंदर मैट्रिक्स है। इसमें भी बाहर झिल्ली है और अंदर क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स भरा हुआ है। अब ईआर जो है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? आर ई आर और एस ई आर। आर का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या पाए जाएंगे? सतह पर राइबोसोम पाए जाएंगे। क्या जुड़े हुए होंगे? ये राइबोसोम जुड़े हुए हैं।
रफ इसलिए क्योंकि सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। स्मूथ इसलिए क्योंकि क्या नहीं पाए जाते, राइबोसोम नहीं पाए जाते। अब डायग्राम में दिख रहा होगा कि मैंने सिर्फ ट्यूब्यूल्स जो है, सॉरी सिस्टर्नी जो है उस पर क्या बनाए हैं, राइबोसोम बनाए हैं, ट्यूब्यूल्स पर राइबोसोम नहीं बनाए। तो यही अंतर है, मुख्य अंतर क्या है, यही है। जो आर ई आर है उस आर ई आर में सिस्टर्नी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है, सिस्टर्नी ज्यादा होती है। और जो एस ई आर होती है उसमें क्या ज्यादा होती है, ट्यूब्यूल्स ज्यादा होती है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, लिख लो। लिख लिया। आर ई आर व एस ई आर में अंतर। पहला अंतर, इस पर क्या जुड़े हुए होंगे, राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। दूसरा एक अंतर और बताया था, इसमें क्या ज्यादा होती है, सिस्टर्नी ज्यादा होती है। और इसमें क्या ज्यादा होगी, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या होती है, ज्यादा होती है। और भी अंतर है, अब अंतर निकाल सकते हो। इसमें राइबोसोम जुड़े हुए हैं, और राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो आर ई आर जो है प्रोटीन संश्लेषण करने वाली सेल्स में क्या होती है, अधिक होती है। ऐसी सेल्स जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जैसे जितनी भी पाचक ग्रंथियां हैं, जितनी भी पाचक ग्रंथियां हैं, सब किसका निर्माण करती है, एंजाइम्स का। और एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। यानी इसमें किसका संश्लेषण ज्यादा होगा, प्रोटीन का संश्लेषण ज्यादा होगा। तो उनमें क्या ज्यादा होगी, आर ई आर ज्यादा होती है। जैसे अग्नाशयी कोशिकाएं, जो पैनक्रियाटिक सेल है, अग्नाशय जो है उससे अग्नाशयी रस स्त्रावित होता है और उसमें सबसे ज्यादा पाचक एंजाइम होते हैं। और एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। यहां पर प्रोटीन आ गया तो यहां पर क्या आएगा, लिपिड। यहां पर क्या आएगा, लिपिड। लिपिड संश्लेषण करने वाली सेल्स में अधिक क्या होती है, एसईआर। जैसे यकृत कोशिकाएं, हेपेटिक सेल्स, इनमें क्या ज्यादा होगा, जो एसईआर है वो ज्यादा होता है। ये सिंपल सा अंतर है, सारे अंतर आपस में जुड़े हुए हैं। सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर पड़ी थी, उस पर क्या बनाए थे, राइबोसोम बनाए थे।
तो सिस्टर्नी इसमें ज्यादा है, सिस्टर्नी ज्यादा है तो क्या जुड़े हुए हैं, राइबोसोम जुड़े हुए हैं, राइबोसोम जुड़े हुए हैं तो किसका संश्लेषण हो रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण ज्यादा होता है। और इसका उल्टा किस में हो जाएगा, एसईआर में हो जाएगा। आर ई आर जो है वो केंद्रीय भाग की तरफ अधिक होता है, केंद्र का जो भाग है, केंद्र के पास वाला जो भाग है उसमें क्या ज्यादा होती है, आर ई आर ज्यादा होती है, सिस्टर्नी ज्यादा होती है। जबकि जो परिधीय भाग होता है उसमें क्या ज्यादा होती है, एस ई आर ज्यादा होती है। लिख लिया, कार्य बताओ। ई आर के कार्य बताओ। है कोशिका का जो अंतः कंकाल है वो किससे बना हुआ होता है, जैसे हमारे में अंतः कंकाल किसका बना हुआ होता है, मनुष्य में अंतः कंकाल किसका बना हुआ होता है, हाँ हड्डियों का। और बाह्य कंकाल स्किन कंकाल है, मसल्स का, मसल्स कंकाल का भाग नहीं है। बाह्य कंकाल किसका बना हुआ है, नाखूनों का, बालों का, खुरों का, ये किसका बना हुआ है, बाह्य कंकाल। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, कीट होते हैं, उनमें जो बाह्य कंकाल है वो किसका बना हुआ होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। अंतः कंकाल का निर्माण, दूसरा इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, अंता होगा, अंतरा होगा, कंता, अंतरा कोशिकीय परिवहन। छोटी छोटी ट्यूब से इन ट्यूब से होकर जो कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने होते हैं तो उसका काम कौन करता है, ईआर करती है। एक सिस्टम है गर्ल सिस्टम, GERL। ईआर तो पढ़ चुके, ये दोनों अब पढ़ेंगे। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वेसाइकल्स। देखो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली से किसका निर्माण होगा, ईआर का। किसका निर्माण होगा, ईआर का। इस ईआर से आगे जाकर किसका निर्माण होगा, गोल्जी बॉडी का। किसका निर्माण होगा, गोल्जी बॉडी का। और गोल्जी बॉडी से आगे जाकर किसका निर्माण होगा, लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो ये लाइसोसोम का निर्माण करेगी। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, किसमें सहायक, प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि क्या जुड़ा हुआ है, राइबोसोम जुड़ा हुआ है। तो कौन करती है सहायता, आर ई आर। कौन करती है, आर ई आर। और इसका उल्टा काम, लिपिड संश्लेषण, कौन करेगी, एस ई आर। कौन करेगी, एक होता है निराविषीकरण, क्या होता है,
डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण का कार्य कौन करता है? एसईआर करता है। कई बार क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे बन जाते हैं जो कोशिका की उपापचयी क्रियाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इनको हम बोलते हैं विष, पॉइजन। क्या बोलते हैं? पॉइजन या विष बोलते हैं। और इनको कोशिका से हटाने का काम कौन करता है? एसईआर करती है। कौन करती है? एसईआर। तो ये कार्य है। कार्य में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ईआर के द्वारा किए जाते हैं। और ईआर में भी वो पूछ सकता है कि आर ईआर का है या एस ईआर का है। जैसे निराविषीकरण का कार्य कौन करेगा? एसईआर। लिपिड संश्लेषण का कार्य कौन करेगा? एसईआर। प्रोटीन संश्लेषण किस में ज्यादा होगा? आरईआर में, क्योंकि क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्लियर? नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडी। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी का है। खोज किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने की। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। किससे बनता है? ईआर से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? ईआर से निर्मित होता है। ऐसी संरचना पढ़ी होगी आपने। इसमें भी वही तीनों स्ट्रक्चर पाई जाती है। संरचना की बात करें तो संरचना में वही तीनों स्ट्रक्चर है। पहली है सिस्टर्नी, दूसरी है ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं हैं, और तीसरी है वेसिकल्स। ये तीनों संरचनाएं पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिस्टर्नी 3 से 12 तक होती है। कितनी होती है? 3 से 12 तक होती है, और एक के ऊपर एक जमी हुई होती है। एक के ऊपर एक जमी हुई होती है। वहां पर सिस्टर्नी सीधी लंबी होती है, तपटी होती है, पतली होती है। लेकिन यहां पर जो सिस्टर्नी है वो कैसी हो जाती है? बेंड हो जाती है। और बेंड होने की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी की, उसके दो चेहरे दिखाई देते हैं। एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। सिस और ट्रांस, उत्तल, और ये कैसी सतह हो जाती है? अवतल। जो उत्तल सतह होती है वो क्या कहलाती है? सिस फेस। क्या कहलाती है? सिस फेस। और ये सिस फेस जो है वो किसके पास होती है? केंद्रक के निकट होती है। जबकि जो ट्रांस फेस होती है वो किसके पास होती है? किसके पास होगी? केंद्रक झिल्ली की, सॉरी, कोशिका झिल्ली की ओर। देखो, ईआर है, ईआर में प्रोटीन संश्लेषण हुआ। यहां पर देखो, ये राइबोसोम जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इसकी गुहा है। यहां पर एमआरएनए आकर जुड़ा, ये राइबोसोम है, ये सिस्टर्नी है ईआर की, और ये एमआरएनए है। एमआरएनए सूचना लेकर आएगा और प्रोटीन का संश्लेषण किया जाएगा। यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण हुआ, ये मान लो प्रोटीन बन गई। ये प्रोटीन बनकर कहां आ गई? जो सिस्टर्नी है उसकी गुहा में आ गई। कहां पर आ गई? सिस्टर्नी की गुहा में आ गई। जैसे ही प्रोटीन यहां पर बन जाती है सिस्टर्नी की गुहा में, तो ये इतना सा जो पार्ट है
वो टूटकर अलग हो जाता है। वो टूटकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसी गोलाकार संरचना बना ली, इसमें ये प्रोटीन है। ये बन गए। इन गोलाकार संरचनाओं को कहा जाता है ट्रांजिशनल वेसाइकल। किसने बनाई, ईआर ने। किसने बनाई, ईआर ने बनाई। इसके अंदर प्रोटीन भरा हुआ है, मैट्रिक्स भरा हुआ है। अब ये ट्रांजिशनल वेसिकल्स बहुत सारी हो जाएगी तो आपस में जुड़ जाएगी। बहुत सारी होकर क्या कर लेगी, आपस में जुड़ जाएगी। और जैसे ही आपस में जुड़ेगी तो क्या बन जाएगी, वापस से सिस्टरनी। अब ये जो सिस्टरनी बनी है वो किसकी बनी, गोल्जी बॉडी की। किसकी सिस्टरनी बनी है, गोल्जी बॉडी की सिस्टरनी बन जाती है। इस गोल्जी बॉडी की सिस्टरनी के अंदर क्या भरा हुआ रहेगा, मैट्रिक्स। क्या भरा हुआ रहेगा, मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। अब ये जो मैट्रिक्स है, अब जैसे इंसुलिन बनाना है, क्या बनाना है, इंसुलिन बनाना है। इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसमें 51 अमीनो अम्ल होते हैं। कितने होते हैं, 51। दो श्रृंखलाएं होती है, एक में 30 अमीनो अम्ल होते हैं और एक में कितने होते हैं, 21 अमीनो अम्ल होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 51 अमीनो अम्ल। लेकिन जब प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है तो उस समय ऐसा नहीं है कि टोटल कितने अमीनो अम्ल जोड़े हैं, 51 अमीनो अम्ल जोड़े और लंबी श्रृंखला बन गई। ऐसा नहीं होता है। लगभग 60 से 70 अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर क्या बना देते हैं, लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। अब ये जो लंबी श्रृंखला बनी है इसमें काट छांट की जाएगी। क्या की जाएगी, काट छांट की जाएगी। यानी कि 21 अमीनो अम्ल को अलग करो, 30 को अलग करो और उन दोनों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। और जोड़ने पर क्या बन जाएगा, इंसुलिन बन जाएगा। ये सारा काम किया जाता है, पहले यहां किया जाएगा, इससे फिर इसमें आएगी, फिर इसमें आएगी, और यहां पर आते आते लास्ट में जो वेसाइकल्स बनती है इनमें प्योर क्या बढ़ जाता है, इंसुलिन बढ़ जाता है। इसी तरीके से मान लो ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है। क्या बनाना है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ क्या जोड़ना है, कार्बोहाइड्रेट। क्या जोड़ना है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये राइबोसोम तो करेगा नहीं, राइबोसोम ने तो क्या किया, यहां पर प्रोटीन बना दी। वो प्रोटीन कहां पर आ गई, गोल्जी काय में। किसमें आ गई, गोल्जी काय में। और गोल्जी काय में क्या किया जाएगा कि जो भी कार्बोहाइड्रेट इसके साथ जोड़ना है वो इसके साथ जोड़ा जाएगा और जोड़कर लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो वेसाइकल में पैक कर दिया जाएगा। यहां पर ट्रांजिशनल वेसिकल्स आपस में मिलकर क्या बनाती है, सिस्टर्नी। क्या बनाती है, सिस्टर्नी। इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस, निर्माणकारी सतह है। तो क्या कहा जाता है, निर्माणकारी सतह। और यहां पर आते आते जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो प्रोडक्ट बन जाता है और बनने के बाद में उसको किस में डाल दिया जाता है, वेसाइकल्स में डाल दिया जाता है। इसलिए इस फेज को कहा जाता है मैच्यूरेशन फेज। क्या बोला जाता है, मैच्यूरेशन फेज, परिपक्व सतह है। ये क्या है, वेसाइकल्स। ये क्या है, वेसाइकल्स। और ये जो वेसाइकल्स जिनके अंदर पदार्थ बना हुआ है, ये वेसाइकल्स फिर एक्सोसाइटोसिस की सहायता से कोशिका से बाहर फट जाती है। कोशिका से बाहर फट जाती है और जो पदार्थ बनता है वो कोशिका से बाहर मुक्त हो जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, सिस्टर्नी, नलिकाएं और वेसिकल्स। ये नलिकाएं हैं जिनकी सहायता से ये आपस में जुड़े हुए हैं। ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स का इसमें रोल बहुत कम होता है। ज्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी की संख्या कितनी होती है, 3 से 12 तक। सिस्टर्नी के 2 फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है
ट्रांसफेज। सिस्टर्नी किसकी तरफ पाई जाएगी? केंद्रक की ओर पाई जाएगी। किस ओर पाई जाएगी? केंद्रक की ओर पाई जाती है। ठीक है, तो सिस्टर्नी 3 से 12, सिस फेज, ट्रांसफेज। सिस फेज को क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज। और ट्रांसफेज को क्या कहा जाता है? मैच्योरेशन फेज। ये अवतल सतह है, ये कैसी सतह है? उत्तल सतह। वेसाइकल्स जो है उनमें जो परिपक्व पदार्थ है इनको भर दिया जाता है और ये परिपक्व पदार्थ एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। आ गया समझ आप लोग? कार्य बता सकते हो अब? बताओ। बना लिया? कार्य, कार्य बताओ। फंक्शन एक तो अभी बताया था, गर्ल। किसका निर्माण होगा? टीआर से गोल्जी काय का, और गोल्जी काय से किसका निर्माण होगा? लाइसोसोम का निर्माण। तो बस किसका निर्माण? लाइसोसोम का निर्माण। दूसरा, स्रावी आशयों का निर्माण। किसका निर्माण? स्रावी सिक्रेटरी वेसिकल्स। जो पदार्थ बने थे इनको छोटे छोटे थैलों में भर दिया था और ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या हो जाएंगे? कोशिका से बाहर निकल जाएंगे। तीसरा, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करना। इसका निर्माण करना, ग्लाइकोप्रोटीन। और कोशिका में काट छांट जितना भी करना है वो सारा काम कौन करेगा? यही करेगा। इसलिए इसको पुलिसमैन ऑफ सेल कहा जाता है। पुलिसमैन ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके एक्रोसोम का निर्माण। किसका निर्माण? एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम किस में पाया जाता है? स्पर्म में। किसमें पाया जाता है? स्पर्म में। स्पर्म की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, पढ़ी होगी। यहां पर टोपी जैसी संरचना बनती है। यहां पर क्या पाई जाती है? ये केंद्रक है, ये मध्य भाग है, ये पूंछ है। तो जो सबसे ऊपर की संरचना है, टोपी जैसी जो संरचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम कुछ भी नहीं है, एक्रोसोम लाइसोसोम ही है। एक्रोसोम क्या है? लाइसोसोम ही है। इसमें भी लयनकारी एंजाइम होते हैं। इसमें भी कैसे एंजाइम होते हैं? लयनकारी एंजाइम होते हैं जो अंडे के चारों ओर अंडे झिल्लियां पाई जाती है, इन झिल्लियों को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसका भी निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है, हेडिंग लगा लो, लाइसो
लाइसोसोम, लाइसोसोम खोज किसने की है? डी डुए। किसने की? डी डुए ने की। लाइसोसोम क्या है? कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग्स है। क्या है? सुसाइडल बैग्स है। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? हैं? क्योंकि फट गई तो पूरी कोशिकाएं क्या हो जाएगी? डेड। लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। कैसे एंजाइम पाए जाते हैं? लयनकारी लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइटिक एंजाइम वे होते हैं कि जिनको अगर एक स्पेसिफिक पीएच मिल गई, जैसे ये अम्लीय पीएच पर काम करते हैं, अगर 5 पीएच इसको मिल गई तो 5 पीएच मिलते ही ये जो लाइसोसोम है वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और इसमें सारे जितने भी एंजाइम है वो सारे के सारे लयनकारी है। लगभग 40 प्रकार के एंजाइम होते हैं और सारे के सारे लयनकारी। कोई प्रोटीन को तोड़ेगा, कोई कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, कोई लिपिड को तोड़ेगा, कोई डीएनए को तोड़ेगा, कोई आरएनए को तोड़ेगा। सब तोड़ने वाले एंजाइम है। तो ये क्या कर देंगे? कोशिका को तोड़ देंगे। और कोशिका को तोड़ देंगे तो कोशिका क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैला कहा जाता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है? झिल्ली युक्त कोशिकांग, जिसमें मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। सिंपल सी स्ट्रक्चर है। यही है लाइसोसोम। बाहर झिल्ली है और अंदर क्या भरे हुए हैं? लयनकारी एंजाइम। अंदर क्या भरे हुए हैं? लयनकारी एंजाइम है। मैट्रिक्स में कौन से एंजाइम होते हैं? लयनकारी एंजाइम्स, जो अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं। वहां पर पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी पीएच पर लाइसोसोम के एंजाइम सक्रिय होते हैं? ए 5, बी 7.4, सी 8 और डी 12। कौन सी पीएच पर सक्रिय होंगे? 5 पर। किस पीएच पर सक्रिय होगी? 5 पर। क्यों? कैसे है? अम्लीय है। कैसे है? अम्लीय है। और अम्लीय है तो कौन सी पीएच पर सक्रिय होंगे? 5 पीएच पर सक्रिय हो जाते हैं। जैसे प्रोटीएजेज, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लिएजेज आदि। देखो, एंजाइम का नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एंजाइम के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बन गया? प्रोटीन। एज जहां पर शब्द लग गया इसका मतलब क्या है? एंजाइम। प्रोटीएजेज किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। लाइपेज किसका पाचन करेगा? लिपिड का। एमाइलेज किसका पाचन करेगा? एमाइलो शर्करा होती है। एमाइलो क्या होती है? शर्करा होती है। तो उससे बन गया एमाइलेज। न्यूक्लिएजेज न्यूक्लिक एसिड। तो किसका पाचन करेगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से? डीएनए और आरएनए है। लयनकारी क्या होते हैं? लयनकारी जो लयन करते हैं, तोड़ते हैं। तो क्या काम करते हैं? तोड़ते हैं। देखो कैसे तोड़ेंगे। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन बने हुए होते हैं अमीनो एसिड से। किससे बने हुए होते हैं? ये मान लो कोई प्रोटीन है
और उस प्रोटीन में 1 2 3 4 5 5 अमीनो अम्ल है। कितने अमीनो अम्ल है? 5 अमीनो अम्ल है। इनके बीच में बंध कौन सा पाया जाता है? पेप्टाइड बंध। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा? इस पेप्टाइड बंध को तोड़ देगा। सारे जितने भी पेप्टाइड बंध है उनको क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो सभी अमीनो अम्ल क्या हो गए? अलग अलग हो गए। पहले तो प्रोटीन थी, अब क्या बचा है? अमीनो अम्ल। तो ये कार्य नहीं करेंगे। इसी तरीके से लाइपेज है। लिपिड में क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। ये ग्लिसरॉल है और ये क्या है? फैटी एसिड, बस ये अम्ल है। यहां पर H2O बाहर निकलेगा और यहां पर बंद बन जाएगा। तो इस तरीके से जो अणु बना है उसको हम क्या बोलते हैं? लिपिड। क्या बोलते हैं? लिपिड। तो लाइपेज एंजाइम क्या करेगा? इस बंध को तोड़ देगा। तो ये कैसा एंजाइम हो गया? लयनकारी एंजाइम हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो मान लो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, आपस में जुड़ गए और जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना ली। चाहे हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में ग्लाइकोजन का संग्रह होता है और पादपों में किसका संग्रह होता है? स्टार्च का। और दोनों ही किससे बनते हैं? ग्लूकोज से। दोनों ही किससे बनते हैं? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज का एक अणु है, दूसरा अणु है, दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ गए। किससे बंध? कौन से बंध से जुड़ गए? ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ गए। तो एमाइलोज क्या करेगा? इस बंध को तोड़ देगा। तो ये कौन सा एंजाइम हो गया? लयनकारी। इसी तरीके से डीएनए और आरएनए ये किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बना ली। तो न्यूक्लियोजेज एंजाइम है। न्यूक्लियोजेज दो प्रकार के हो सकते हैं, डीएनएज हो सकते हैं और आरएनएज हो सकते हैं। डीएनएज डीएनए का पाचन करेंगे, आरएनएज किसका पाचन करेंगे? आरएनए का पाचन करते हैं। तो ये लाइटिक एंजाइम। और लाइटिक या इसको हम बोलते हैं पाचक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स है? पाचक एंजाइम्स। पाचक एंजाइम्स अलग है। क्यों अलग है? पाचन किसे कहते हैं? पाचन पढ़ा हुआ तो है ना? सिंपल सी डेफिनेशन है कि हाँ, बड़े पार्टिकल्स को किसमें तोड़ना? छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। ये पेन है, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दो, ये पाचन है? ये पाचन है? नहीं है। फोन लेना घर पे और उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेना, वो क्या है? पाचन है। बाहर हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? एंजाइम अगर आपके पास है तो हो सकता है, अगर एंजाइम नहीं है तो नहीं हो सकता। पाचन होता है जलीय अपघटन। कैसा अपघटन है? बड़े पदार्थों का कौन सा अपघटन? जलीय अपघटन, जिससे छोटे छोटे अणु बनते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। यहां पर देखो HOH बंध बना तो H2O बाहर निकला। बंध को वापस तोड़ना है तो क्या देना पड़ेगा? पानी देना पड़ेगा। ग्लाइकोसिडिक बंध में भी ऐसा ही होगा, यहां पर भी ऐसा ही होगा, पेप्टाइड बंध में भी ऐसा ही होगा और फोस्फोडाइएस्टर बंध में भी ऐसा ही होगा कि बंध को जब तोड़ा जाता है तो उसको क्या देना पड़ेगा? H2O देना पड़ेगा। तो पाचन होता है जलीय अपघटन। पाचन क्या होता है? जलीय। समझ में आ गया? पाचक एंजाइम या लयनकारी एंजाइम कौन से होते हैं? ठीक है। नेक्स्ट है, यह है बहुरूपी कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है? बहुरूपी कोशिकांग।
बहुरूपी कोशिकांग क्या होता है? बहुरूपीय है। ये क्या है? बहुरूपीय, जिसके एक से ज्यादा रूप हो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुरूपीय। कैसे है आगे देखते हैं, ये लिख लो, के बाद में देखते हैं। लिख लिया? देखो कैसे है। तो लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सिंपल सिंपल है। प्राइमरी, सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, चौथा है इतनी आती है ऑटोफेजिक, और क्वाटनरी होता है। चतुर्थक क्या होता है? क्वाटनरी। प्राइमरी प्राथमिक लाइसोसोम, सेकेंडरी द्वितीयक लाइसोसोम, और ये होता है स्वभक्षक। अब ये ऐसे याद रह जाएगा, डायग्राम से याद रह जाएगा, ऐसे तो याद नहीं रहेगा। देखो ये है केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। ये है गोल्जिका। ये क्या है? गोल्जिका। गोल्जिका से देखो, गोल्जिकाय है, गोल्जिकाय ने क्या किया? एंजाइम बनाए। कौन से एंजाइम बनाए? लयनकारी एंजाइम। और इन लयनकारी एंजाइम को एक वेसाइकल में इकट्ठा कर दिया। एक वेसाइकल बनाई, बड़े सारी वेसाइकल बनाई, और उसमें इसको इकट्ठा कर दिया। तो ऐसी जो वेसाइकल है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। गोल्जी काय से सबसे पहले बनने वाला लाइसोसोम कौन सा है? प्राइमरी लाइसोसोम।
इसको नवजात भी बोलते हैं, नवजात लाइसोसोम। अभी अभी बना है, किससे बना है? गोल्जी बॉडी से। क्या पाए जाते हैं इसमें? लयनकारी एंजाइम्स। क्या पाए जाएंगे? लयनकारी एंजाइम्स पाए जाएंगे। ठीक है। अब कोशिका है और कोशिका में फेगोसाइटोसिस की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? फेगोसाइटोसिस की क्रिया होती है। फेगोसाइटोसिस किसे कहते हैं? कि जैसे ये बैक्टीरिया है या वायरस है, कुछ भी मान लो, बैक्टीरिया वायरस इसके कांटेक्ट में आया, ये मोनोसाइट है, इसके कांटेक्ट में आया, जैसे ही कांटेक्ट में आया तो इसको फेगोसाइटोसिस के द्वारा क्या कर लिया गया? अंतःग्रहण कर लिया गया। इसका अंतःग्रहण हो गया। कौन सी क्रिया के द्वारा? फेगोसाइटोसिस के द्वारा। कौन सी क्रिया के द्वारा हुआ? फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा अंतःग्रहण हुआ। अंतःग्रहण होकर एक वेसाइकल और बन गई, इसको बोलते हैं फेगोसोम। क्या बोलते हैं? फेगोसोम। एक रिक्तिका है, उस रिक्तिका के अंदर किसको भर दिया? जो बाहर से ग्रहण किया इसको भर दिया। अब ये और ये फेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या बना लेते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बना लेते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसको बोलते हैं हेटेरोफेगोसोम। हेटेरोफेगोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बना? प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम किसके साथ जुड़ता है? फेगोसोम के साथ, और फेगोसोम के साथ जुड़कर एक क्या बना लेगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इसमें देखो, बैक्टीरिया है और साथ में क्या है? लयनकारी एंजाइम। लयनकारी एंजाइम जो है वो क्या करेंगे? इस बैक्टीरिया को तोड़ देंगे। बैक्टीरिया को क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। जैसे ही तोड़ेंगे तो जितने भी पदार्थ है जो इससे टूट सकते हैं, इन एंजाइम से टूट सकते हैं, उनको तो तोड़ दिया। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं है। मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन को तोड़ा, तोड़कर क्या बन गए? अमीनो अम्ल बन गए। अमीनो अम्ल को किस में डाल दिया? कोशिका द्रव्य में डाल दिया, वापस से काम में आ गए। कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़कर डाल दिया, ग्लूकोज वापस से काम में आ गया। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं है। अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ को क्या किया जाता है? एक रिक्तिका में भरकर रख दिया जाता है कि ये अब नहीं टूटेंगे। इसको बोलते हैं टर्सरी लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? टर्सरी लाइसोसोम। अनअपघटित पदार्थ, अनअपघटित पदार्थ इसके अंदर भरे हुए। इन अब अनअपघटित पदार्थ है, इनका कोशिका में क्या काम है? कोई काम नहीं है। इनको कोशिका से क्या किया जाएगा? बाहर निकाला जाएगा। और बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सोसाइटोसिस। तो तीन रूप तो हमने देख लिए। पहला रूप कौन सा है? प्राइमरी लाइसोसोम। किससे बना? गोल्जी गाय से। दूसरा रूप कौन सा है? सेकेंडरी लाइसोसोम। किससे बना? प्राइमरी और फेगोसोम के जुड़ने से, जिसमें किसका पाचन होता है? बाह्य पदार्थों का पाचन होता है। और पाचन करने के बाद में जो अनअपचयित पदार्थ होते हैं, इनको एक रिक्तिका में भरकर रख दिया जाता है, और इस रिक्तिका को क्या बोलते हैं? टर्सरी लाइसोसोम, जो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा इन पदार्थों को बाहर निकाल देती है। तो तीन रूप देख लिए, एक रूप बच गया, कौन सा? ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक क्या होती है? तो है चालित, जो खुद से चलती है, वो क्या है? ऑटोमेटिक। ऑटोफेजिक, फेजिक का मतलब खाना, फेजिया का मतलब क्या होता है? खाना। और ऑटो मतलब खुद को खाने वाला लाइसोसोम। कोशिका है, और कोशिका में कुछ लाइसोसोम ऐसे होते हैं जो स्वयं के कोशिकांगों का भक्षण करते हैं। कोशिकांगों का भक्षण करने वाला लाइसोसोम कौन सा होता है? ऑटोफेजिक। जैसे
किसका पाचन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि का। देखो, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया बना और माइटोकॉन्ड्रिया के जीन में कोई परिवर्तन आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया के किस में परिवर्तन आ गया? जीन में परिवर्तन आ गया। और अगर जीन में परिवर्तन आ गया तो जीन सही तरीके से काम नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा उत्पादन करना, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। अब कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ने जगह तो घेर रखी है, लेकिन काम कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा। और हटाने का काम कौन करता है? ऑटोफेजिक लाइसोसोम करता है। कौन करता है? ऑटोफेजिक लाइसोसोम करता है। इसी तरीके से राइबोसोम है। राइबोसोम किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं और आरएनए से बनते हैं। अगर मान लो कि राइबोसोम जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बना, तो राइबोसोम के द्वारा किसका संश्लेषण नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। और प्रोटीन का संश्लेषण नहीं है तो राइबोसोम किस काम का? फिर कोशिका के अंदर जगह घेरेगा, उसको वहां से हटाने का काम कौन करेगा? ऑटोफेजिक लाइसोसोम। मान लो कोई कोशिकांग है और वो वृद्ध हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब वो सही तरीके से जितनी एफिशिएंसी उसकी आनी चाहिए उतनी एफिशिएंसी नहीं आ रही है, तो उसको वहां से हटाने का काम कौन करता है? ऑटोफेजिक लाइसोसोम करता है। आगे समझ। और हेडिंग लगा दो कार्य। निम्न में से कौन सा प्लियोट्रोपिक सेल ऑर्गेनेल है? बहुरूपी कोशिकांग है, तो वहां पर लिखा हुआ आएगा एक लाइसोसोम। तो वहां पर चक्रा मत जाना कि बहुरूपी क्या होता है। ऐसा कोशिकांग जिसके एक से ज्यादा रूप हो, वो क्या होता है? बहुरूपी कोशिकांग। और वो कौन है? लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम। कार्य बताओ। नहीं पता? अंतरा कोशिकीय पाचन, दूसरा अंतः कोशिकीय पाचन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन और इंटर सेल्युलर डाइजेशन। दोनों काम किसके हैं? लाइसोसोम के। इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या होता है? कोशिका के अंदर वृद्ध कोशिकांगों का। और असामान्य कोशिकांगों का। मान लो कोई कोशिकांग वृद्ध हो गया, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या कोई कोशिकांग जो है वो सही तरीके से नहीं बना है, तो उसका पाचन कौन करता है? ये करता है। और उसको हम क्या बोलते हैं? अंतरा कोशिकीय पाचन। दूसरा कौन सा है? अंतः कोशिकीय पाचन। अंतः कोशिकीय क्या है? कोशिका से बाहर। अंतः कोशिकीय क्या है? कोशिका से बाहर। कोशिका के बाहर पाचन कहां पर होता है? जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितनी भी क्या है, एंजाइम्स का स्त्रावण किसके द्वारा? ग्रंथियां जितनी भी है जिनसे एंजाइम स्त्रावित होते हैं, कौन से? पाचन करने वाले एंजाइम्स, पाचक एंजाइम्स। पाचक लिख लेना, पाचक एंजाइम्स का स्त्रावण। तो ये निर्माण कौन कर रहा है? लाइसोसोम। कौन कर रहा है? लाइसोसोम। तीसरा एक बताया था, गोल्जी काय में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, एक्रोसोम है। और एक्रोसोम में भी कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं।
मेंढक के टेडपोल में पूंछ को हटाना। मेटामॉर्फोसिस जानते हो? कायांतरण। कायांतरण जानते हो? टेडपोल, टेडपोल से क्या बनता है? मेंढक। सीधा मेंढक नहीं बनता है। तालाब में देखें, इतने इतने मेंढक देखे हैं क्या? बिल्कुल छोटे 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 मेंढक देखे नहीं होते। कितने? इतने हो सकते हैं, मैं इतना बोल रहा हूं, बहुत छोटे हैं। माइक्रोस्कोप लगा के मेंढक देखा है? कौन सा मेंढक देखा है? अभी तक तो इसकी डिस्कवरी हुई नहीं है। फ्रॉग जो है वो सीधा नहीं बनता है, निषेचन होगा। निषेचन के बाद में ऐसी अवस्था आती है जो वयस्क के समान नहीं होती, उसको कहा जाता है लार्वा। क्या कहा जाता है? लार्वा। तो टेडपोल जो लार्वा है, किसका लार्वा है? फ्रॉग का। ये टेडपोल लार्वा जो है मछली के जैसा होता है। कैसा होता है? मछली के जैसा होता है। तो मछली में पूंछ होती है, इसमें भी पूंछ होती है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जो रुका हुआ पानी होता है उसमें ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है वो तैरती हुई आपको दिखाई देती है, ऐसी पॉलपिन की जैसी। वो टेडपोल है। वो क्या है? टेडपोल है। उनमें पूंछ पाई जाती है। क्या मेंढक की पूंछ होती है? नहीं। एन्यूरा का सदस्य है, उसके पूंछ नहीं होती। तो पूंछ नहीं होती, पूंछ गई कहां पर? पूंछ धीरे धीरे क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। विलुप्त करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम है? लाइनकारी एंजाइम है। लाइसोसोम फटेगा, कोशिका खत्म। ऐसे करते करते कोशिका को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। हमारे शरीर में भी कोशिकाएं एक समय के बाद में बूढ़ी हो जाती है, और बूढ़ी होने के बाद में उनको शरीर से क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। और ये हटाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। ये लिख लो। तो कायांतरण में सहायता करता है लाइसोसोम। में सहायता करता है कायांतरण में। कायांतरण में एक हार्मोन भी चाहिए होता है। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन चाहिए होता है? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन के निर्माण के लिए चाहिए होता है आयोडीन। इसीलिए बोलते हैं कि आयोडीन युक्त नमक आना चाहिए। तो हमें कौन सा कायांतरण करना है? पर हमें थायरोक्सिन तो चाहिए। हाँ, लेकिन मेंढक जो है उसके कायांतरण के लिए क्या चाहिए? थायरोक्सिन चाहिए। कायांतरण होता है क्या? लार्वा का किस में बदलना? वयस्क में बदलना। क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। आगे चले। नेक्स्ट है राइबोसोम। नेक्स्ट कौन सा कोशिकांग है? खोज किसने की? पेलेडे ने। किसने खोज की? पेलेडे ने। इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है पेलेडे पार्टिकल या राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल, RNP। देखो खोज किसने की? पेलेडे ने की। इसीलिए इनको नाम दे दिया गया पेलेडे कण। क्या नाम दे दिया गया? पेलेडे कण नाम दे दिया गया। राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो चीजों से बनता है, एक RNA और दूसरा प्रोटीन। इसलिए क्या नाम दे दिया? राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स। ठीक है। सबसे छोटा कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है? सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिकांग के भीतर कोशिकांग। कोशिकांग के भीतर कोशिकांग। ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है
कि जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की, तो इनका खुद का डीएनए होता है। इनका खुद का क्या होता है? एक तो डीएनए केंद्रक में होता है जो कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और इनका खुद का डीएनए होता है, तो ये कुछ क्रियाएं स्वयं भी कर सकते हैं। इनको केंद्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोला जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अब डीएनए से लक्षणों का नियंत्रण करना है। किसका नियंत्रण करना है? लक्षणों का नियंत्रण। तो कैसे होगा? डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बन जाएगी? प्रोटीन। और ये प्रोटीन किसके रूप में होगी? कोई ना कोई एंजाइम के रूप में होती है, और ये जो एंजाइम है वो फिर लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी जीन है, उस जीन के द्वारा लक्षण का नियंत्रण किया जाता है। तो यहां पर देखो, डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। प्रोटीन बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? राइबोसोम की। किसकी जरूरत पड़ती है? राइबोसोम की। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इनका जो मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर कोशिकांग पाया जाता है। कौन सा? राइबोसोम। अब कोई कोशिका है, उस कोशिका का कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। इस कोशिकांग के भीतर एक और कोशिकांग पाया जाता है। कौन सा है? राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम है। ठीक। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन व आरएनए से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। आरएनए क्या है? राइबोसोमल आरएनए। आरएनए क्या है? राइबोसोमल आरएनए। इनका निर्माण कौन करता है? केंद्रिका। इनका निर्माण कौन करती है? इनका निर्माण करने का कार्य केंद्रिका करती है, इसलिए केंद्रिका या न्यूक्लियोलस को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रिका होती ही नहीं है, वहां पर कौन करेगा? वहां पर भी तो किसी को करना चाहिए ना, कौन करेगा? किससे बना है? आरएनए और डीएनए। डीएनए से क्या बना? आरएनए। और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। प्रोटीन बन जाएगी, आरएनए बन जाएगा। कहां पर बनेगा? कोशिका द्रव्य में। कहां पर बनेगा? कोशिका द्रव्य में। तो वहां पर तो केंद्रिका होते नहीं है, तो सारा काम कहां पर होगा? कोशिका द्रव्य में ही होता है। लेकिन यहां पर राइबोसोम का निर्माण किसमें होता है? केंद्रिका में होता है। क्लियर? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? 70S व 80S राइबोसोम। 70S जो राइबोसोम है, इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और 80S है, इसको क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। नहीं समझ में आया? ये कोशिका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये केंद्रक है, और यहां पर ईआर है। ईआर पर क्या जुड़े हुए हैं? राइबोसोम। क्या जुड़े हुए हैं? ये कौन से हैं? 80S है। कैसी कोशिका है? केंद्रक बीच में सुविकसित प्रकार का है। कैसी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कौन से हैं? 70S प्रकार है। कौन से हैं? 70S प्रकार के।
तो अब समझ में आ गया। यूकैरियोटिक राइबोसोम 70S वाले केवल किस में पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में। जबकि जो 70S है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, वो प्रोकैरियोटिक में तो होगा ही होगा, साथ में यूकैरियोटिक में किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम या 70S राइबोसोम निम्न में से कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? अब वो या तो उदाहरण दे सकता है पादप कोशिका, बैक्टीरिया, जंतु कोशिका, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, क्योंकि सब में पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी है, पादप में भी है और जंतु कोशिका में भी है। या वो यूं पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, दोनों में ही नहीं। तो 70S दोनों में ही पाया जाता है। इसकी जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर में बताया कि प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ साथ क्या होती है? RNA पाया जाता है। इसकी जब हम संरचना देखेंगे तो संरचना में 2 उप इकाइयां होती है। कितनी उप इकाइयां होती है? 2 होती है। मान लो ये 80S, पहले 70S ले लेते हैं। 70S राइबोसोम, इसकी 2 उप इकाइयां होगी। एक होगी बड़ी उप इकाई और एक होगी छोटी उप, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। 70S है तो 2 पार्ट में तोड़ दो 70 को। एक हो गया 50S और दूसरा हो गया 30S। 50S और 30S दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 70S। मैं गणित की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। S यहां पर क्या है? S क्या है? श्वेतबर्ग इकाई। क्या है? और ये क्या है? अवसादन गुणांक। ये क्या है? अवसादन गुणांक है। यहां पर जोड़ बाकी नहीं करनी है, यहां पर अवसादन गुणांक ज्ञात करना है। तो 70S जो है उसकी बड़ी उप इकाई होती है 50S और छोटी उप इकाई कौन सी होती है? 30S होती है। दोनों में ही क्या पाए जाएंगे? RNA और प्रोटीन। ये भी किससे बना हुआ होगा? RNA और प्रोटीन। इसमें RNA पाए जाते हैं, बड़ी उप इकाई है 23S और 5S RNA, और इसमें पाया जाता है 16S RNA। देखो, राइबोसोम 2 चीजों से बना हुआ होता है, एक है प्रोटीन और दूसरा है RNA। ठीक है, 2 भाग में बांट दिया, एक बड़ी उप इकाई होती है, दूसरी छोटी उप इकाई होती है। दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है? 70S राइबोसोम बनाती है। ठीक है, अब इनमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि RNA कौन सा पाया जाता है। तो जब हम बड़ी उप इकाई की बात करें तो बड़ी उप इकाई में 2 प्रकार के RNA पाए जाते हैं, 23S और 5S RNA। और जो छोटी उप इकाई है उसमें कौन सा पाया जाता है? 16S RNA पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है उसमें टोटल मिलाकर कितने RNA पाए जाते हैं? 3। कितने पाए जाते हैं? 3। कौन कौन से? 23S, 5S और 16S। 23, 5 और 16। 16 किस में होगा? छोटी उप इकाई। किसमें होगा? छोटी उप इकाई में होता है। नेक्स्ट देखो, 80S राइबोसोम। नेक्स्ट कौन सा है? या जिसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं।
इसकी भी 2 यूनिट होगी, इसकी भी कितनी यूनिट होगी? 2 यूनिट होगी। कौन कौन सी? लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट में फिर से प्रोटीन और क्या होगा? आरएनए। इसमें भी 2 चीजें, प्रोटीन और आरएनए। 80S है, 80S को 2 बराबर भाग में तोड़ दो, लार्जर और सब यूनिट स्मॉलर में, ये हो जाएगा 60S और ये हो जाएगा 40S। वहां पर कौन कौन से थे? 50 और 30। वहां पर कौन कौन से थे? 50 और 30। यहां पर क्या है? 60 और 40। 60 और 40। आरएनए यहां पर 3 प्रकार के हैं। यहां पर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? 28S आरएनए, 5.8S आरएनए और 5S आरएनए। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। वहां पर 2 ही प्रकार के थे, यहां पर कितने प्रकार के हो गए? 3। और इसमें पाया जाता है एक ही प्रकार का 18S आरएनए। तो दोनों में मुख्य फर्क किसका याद रखना है? आरएनए का। क्वेश्चन अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो यहीं से पूछा जाएगा कि जो राइबोसोम है, कोई सा राइबोसोम पूछ सकता है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम पूछा तो उसमें जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो कौन सी होती है? 30S। और लार्जर सब यूनिट कौन सी होती है? 50S। 30S में आरएनए कौन सा पाया जाएगा? 16S। कौन सा पाया जाएगा? 16S। और जो लार्जर सब यूनिट है उसमें कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? 23S और 5S। 5 कॉमन है दोनों में, इसमें भी है और उसमें भी है। जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम की, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम की भी 2 उप इकाइयां हैं, एक बड़ी है और दूसरी छोटी है। बड़ी वाली 60S है, छोटी वाली 40S है। जो बड़ी वाली है उसमें 3 प्रकार के आरएनए। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। टोटल 4 है और लार्जर में कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? 28S, 5.8S और 5S आरएनए। ठीक। स्मॉलर सब यूनिट है उसमें एक ही है, वहां पर 16 था, यहां पर कितना है? 18 है। वहां पर 16S था और यहां पर कितना है? 18S। राइबोसोम का कार्य, क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। एक ही कार्य है राइबोसोम का, प्रोटीन का संश्लेषण करना। लिख लेना, कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना। देखो प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है? देखो, प्रोटीन सिंथेसिस, इसके 2 स्टेप है, ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। इसके लिए एक टर्म दी गई थी, सेंट्रल डोग्मा। कौन सी टर्म दी गई थी? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा दिया था क्रिक ने। किसने दिया था? नाम सुना हुआ होगा। डीएनए की संरचना पढ़ते हैं, वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, वही क्रिक है। इन्होंने ही सेंट्रल डोग्मा दिया। सेंट्रल डोग्मा ये कहता है कि डीएनए से, इसे डीएनए से सूचना का स्थानांतरण किसमें होता है? आरएनए में। और आरएनए जो है उससे सूचना से क्या बनाया जाता है? प्रोटीन बनाया जाता है। डीएनए में सूचना है, किसकी सूचना है? प्रोटीन की। किसकी सूचना है? प्रोटीन की सूचना है। तो डीएनए पहले वो सूचना किसको देगा? आरएनए के रूप में देगा। इस क्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन।
डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से सूचना का आरएनए में ट्रांसफर क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। इन दोनों को मिलाकर किसकी क्रिया होती है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। एक पॉइंट तो ये हो गया, डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और ये जो सूचना है उसका हमेशा एक दिशीय प्रवाह होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है? यूनिडायरेक्शनल। यानी कि आरएनए से क्या नहीं बन सकता? डीएनए। और प्रोटीन से क्या नहीं बन सकता? आरएनए। सूचना ऐसे नहीं हो सकती कि प्रोटीन से सूचना किसमें आ गई? आरएनए में आ गई, और आरएनए से क्या बना दिया? डीएनए बना दिया। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो आरएनए से क्या बना लेते हैं? डीएनए बना लेते हैं। इसकी उल्टी क्रिया हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन की कैसी क्रिया हो जाती है? उल्टी क्रिया। किसमें होती है? वायरस में। किसमें होती है? वायरस में। उल्टी हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या फिर इसी का दूसरा नाम है फेमिनिज्म? इसी को क्या बोलते हैं? फेमिन ने बताया था, इसीलिए क्या नाम दे दिया गया? फेमिनिज्म नाम दे दिया गया। किस में होता है? वायरस में। वायरस में क्यों होता है? वायरस में इसलिए होता है क्योंकि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। जैसे एड्स वायरस। एड्स का जो वायरस है, एचआईवी, टेस्ट पढ़े होंगे आपने, एलिजा टेस्ट, तो उसमें आता है ना आरटीपीसीआर टेस्ट, पढ़ा है? आरएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो एचआईवी वायरस करता क्या है? एचआईवी वायरस अटैक करेगा, अपना आरएनए कहां पर डालेगा? कोशिका के अंदर। और उस आरएनए से क्या बन जाएगा? डीएनए। आरएनए से क्या बन जाएगा? आरएनए से उल्टी क्रिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, और क्या बन जाएगा? डीएनए। और ये डीएनए किसके साथ जुड़ जाएगा? जो होस्ट कोशिका है उसके साथ जुड़ जाएगा, और जुड़कर आरएनए का निर्माण प्रारंभ कर देता है। तो बहुत सारे आरएनए बनेंगे, और उससे फिर बहुत सारे क्या बन जाते हैं? वायरस बन जाते हैं। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? क्रिक ने। ठीक है, थैंक यू।